ओके, सो अभी हमने लास्ट जो पिछली क्लास में पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था जी कि हम कैसे क्लाइंट से डेटा सर्वर को भेज सकते हैं और सर्वर कैसे डेटा हम वापस क्लाइंट को भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ दिस सेंडिंग द डेटा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो इसका रियल पर्पस ये होता है कि एक्चुअली जब क्लाइंट कोई डेटा सर्वर पे सेंड कर रहा होता है तो सर्वर ने वो डेटा परमानेंटली कहीं स्टोर करना होता है। ठीक, सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ कैन वी स्टोर द डेटा परमानेंटली इन सम डेटाबेसेस। तो आज अभी इस क्लास में मैं इंट्रो दूंगा आपको क्या डेटाबेसेस का, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, और फिर हम अपने डेटाबेस को लिंक करेंगे किसके साथ, अपने सर्वर के साथ। तो हमारी ये 3 टियर एप्लीकेशन बन जाएगी। 3 टियर का मतलब तीनों लेयर्स पूरी हो जाएंगी जो मैं बार बार जिक्र कर रहा होता हूँ। लेयर नंबर 1 क्या कहती है हमारी कि जी वी हैव टू सेंड द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू एक्चुअली कनेक्ट दिस सर्वर टू द डेटाबेस सो दैट जब क्लाइंट को डेटा सर्वर को सेंड करे, सर्वर इस डेटा को जाके कहाँ स्टोर कर दे, डेटाबेस में स्टोर कर दे। और इसलिए स्टोर कर दे कि ताकि फ्यूचर में कल परसों तरसों जब कभी आके वापस क्लाइंट को डेटा चाहिए हो तो क्लाइंट वापस किसको रिक्वेस्ट करे, डेटा गेट करने की सर्वर को रिक्वेस्ट करे। अब सर्वर के पास परमानेंट स्टोरेज तो डेटा की है नहीं, तो सर्वर वो डेटा कहाँ से ला के दे, डेटाबेस से ला के दे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस लेयर विच इज़ कॉल्ड एज अ डेटाबेस। जी यस, डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब ये है कलेक्शन ऑफ डेटा परमानेंटली सेव्ड समवेयर। ठीक है, अब डेटाबेसेस की बहुत सारी चॉइसेस हैं, यानी हम बहुत सारे डेटाबेसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे MySQL है, जैसे Oracle है, जैसे PostgreSQL है, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। हम वो डेटाबेस पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और जिसकी शक्ल बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह दिखती है, यानी हम NoSQL या MongoDB डेटाबेस पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इसकी फ़िलासफ़ी आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी कि इट्स अ वेरी सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू यूज़। जब आप ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप डेटाबेस कोई भी और लगा सकते हैं, प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। तो प्राइमरीली डेटाबेस की 2 टाइप्स होती हैं, यानी आपने डेटा स्टोर करना है ना, तो वो डेटा 2 तरह से स्टोर कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझें कि डेटाबेस क्या होता है। एनी स्टोर्ड कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स इज कॉल्ड एज अ डेटा। मिसाल के तौर पे आप सब ने एक्सेल तो यूज़ किया ही होगा, किया हुआ ना एक्सेल यूज़। तो जब आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल में डेटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, 2 डायमेंशनल फॉर्म में। 2 डायमेंशनल मतलब रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। तो मैं सपोज करता हूँ जी कि यहाँ मेरे पास किसी स्टूडेंट का डेटा है, और उस स्टूडेंट का डेटा कैसे स्टोर करेंगे आप, आईडी स्टोर करेंगे, स्टूडेंट का नेम स्टोर करेंगे, स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करेंगे, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव करेंगे, और स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन स्टोर करेंगे। आगे बहुत सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स वगैरह। तो ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो प्रेफरेबली एक्सेल में तो लाजमी आपको किस फॉर्म में करनी पड़ेगी, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, किधर गया बॉर्डर ये वाला। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर ये ID 1 है तो इसका नाम है मिसाल के तौर पे दिस इज़ गोइंग टू बी अली। इफ़ आई एक्चुअली पुट इट लाइक समवेयर, अली होगा, एड्रेस इसका फॉर एग्जांपल रावलपिंडी होगा, कॉन्टैक्ट इसका मिसाल के तौर पे कुछ भी होगा, और क्वालिफ़िकेशन मिसाल के तौर पे इसकी होगी BS होगी, और इसको आप कह लें जी कि ईमेल होगा इसका example@gmail.com। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, डेटाबेस क्या होता है। ये जो आपके पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 3 कर लें, और यहाँ पे ऑटो फिल करके 11 तक कर लें, यहाँ पे हसन कर लें, अहमद कर लें, ख़ान कर लें, लियाकत कर लें, वगैरह वगैरह। अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इतना ही रखते हैं, बहुत है। ठीक है, इसे आप कह लीजिए कि ISB हो गया, इसे आप कह लीजिए कराची से हो गया, इसे आप कह लीजिए कि मुल्तान से हो गया, और इसे आप कह लीजिए कि लाहौर से हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और इसका भी होगा। इसी तरह इसकी भी कोई क्वालिफ़िकेशन होगी,
और इसकी भी कोई क्वालिफ़िकेशन होगी और इसकी भी कोई क्वालिफ़िकेशन होगी। इसी तरह इसका भी ईमेल एड्रेस होगा और सबका ईमेल एड्रेस होगा, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस, सिंपलेस्ट डेटाबेस। गॉट इट। अब दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक को हम कहते हैं एसक्यूएल डेटाबेस और एक को हम कहते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टू। एसक्यूएल डेटाबेस उसको बोलते हैं जिसको हम कहते हैं मतलब टेबुलर फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जो भी डेटाबेस टेबुलर फॉर्म में यानी इन द फॉर्म ऑफ टेबल डाटा को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल डेटाबेसेस, ठीक। तो यहाँ पे लिख लें जी एसक्यूएल डेटा। इसकी और भी बहुत सारी डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। और नो एसक्यूएल डेटा कौन सा होता है, जो इन्फॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं करता, बिल्कुल जेसन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सेव करता है। किस फॉर्म में डेटा सेव करते हैं? अच्छा पहले ये देख लें, टेबल में ये जो सारे के सारे हैं ना, ये सारे के सारे कॉलम्स कहलाते हैं। एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, पांचवा कॉलम है और छठा कॉलम है। तो ये रोज कहलाती हैं, यानी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। एक पूरी रो एक पर्सन के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक पूरी रो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी रो एक अलग दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, तीसरी रो तीसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, वगैरह वगैरह। तो यूँ समझ लें कि अगर मैं टेबल को डिफाइन करूँ तो अ रो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, यानी ये 4 या 5 कॉलम्स मिलते हैं तो एक रो बनती है। जब मल्टीपल रोज मिलती हैं तो क्या बनता है, एक टेबल बनता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है एसक्यूएल डेटाबेस में, एक सेल या कॉलम। मल्टीपल सेल्स कंबाइन टू मेक अ रो, फिर मल्टीपल रोज कंबाइन टू मेक अ टेबल, और मल्टीपल टेबल्स कंबाइन टू मेक अ डेटाबेस। यानी ये एक टेबल है जिसमें सारी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ एक दूसरा टेबल हो सकता है जिसमें सारी की सारी टीचर्स की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ एक तीसरा टेबल हो सकता है जिसमें सारी की सारी किसकी इन्फॉर्मेशन है, अगर ई कॉमर्स का है तो प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। तो हर टेबल अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा। तो डेटाबेस में क्या सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल्स। सेल्स कंबाइन टू मेक अ रो, रोज कंबाइन टू मेक अ टेबल, टेबल्स कंबाइन टू मेक अ डेटाबेस। ये सारा का सारा केस किस में है, एसक्यूएल में। ये मैं किसकी मिसाल दे रहा हूँ, एसक्यूएल में। अगर हम एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ें, जो कि अच्छा डेटाबेस है, वो भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो हमें एसक्यूएल डेटाबेस के लिए पहले पूरा डेटाबेस सीखना पड़ेगा, उसकी सारी कन्वेंशन समझनी पड़ेंगी, एंड दैट मे टेक अस लिटिल लॉन्गर टाइम, बट यू शुड डू दैट वंस वी गेट द मोंगोडीबी कवर्ड। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ऐसा डेटाबेस पढ़ें जो डेटाबेस बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। चूंकि हम जेसन फॉर्मेट से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो मोंगोडीबी ऐसा डेटाबेस है जो डाटा को बिल्कुल जेसन फॉर्मेट में स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। लेट मी ओपन अप द वर्ड डॉक्यूमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट इज द नो एसक्यूएल डेटाबेस एंड हाउ डज इट लुक लाइक। तो मैं यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये क्या है, गुड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और इसमें अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन सेव करनी पड़े तो मैं कैसे करूँगा, जैसे ID 1, नेम, और इसी तरह क्वालिफिकेशन, MS। तो ये क्या हुआ, एक ये क्या था, एक। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि ID, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, क्वालिफिकेशन, यहाँ जो चीज़ सेल की फॉर्म में शो हो रही है वही चीज़ यहाँ किस फॉर्म में शो हो रही है, प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में। यहाँ एक पूरी रो एक पर्सन का रिकॉर्ड, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ एक पूरे पर्सन की रिप्रेजेंटेशन किसकी फॉर्म में है, अंदर इंफॉर्मेशन वही है,
रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे मल्टीपल रोज में मल्टीपल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करने हैं तो क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। वेरी नाइस। सो मुझे बताएं, आपको वैसे टेक्निकली अभी तक जितना कुछ आपने पढ़ा है उसमें ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है या वो वाला तरीका ज़्यादा आसान है? टेक्निकली इसलिए आसान है कि हमने जावास्क्रिप्ट थ्रू आउट पढ़ा है और हम बार बार जेसन को देखते भी रहे हैं और डील भी करते रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों उनको कंबाइन रिप्रेजेंट करना हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, अच्छा ये इतनी देर से इसलिए ख़राब कर रहे हैं मुझे कि इधर उर्दू सेलेक्ट हुई है। सो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा इनको, अरे में, दिस इज़ कॉल्ड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ज़रा सुनिएगा, यहाँ पे ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, इसको मोंगोडीबी की ज़ुबान में डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ये एक पूरा ऑब्जेक्ट की बजाय क्या है, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी दिखने में बिल्कुल उसी तरह जेसन का ऑब्जेक्ट है। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है। अब जब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कंबाइन हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट अरे लाइक स्ट्रक्चर से करते हैं, और मोंगोडीबी में इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर ये जो एक चीज़ है ना, जो वहाँ सेल से रिप्रेजेंट होती थी, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। वैसे भी की वैल्यू पेयर में जो चीज़ भी हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज कंबाइन टू मेक अ डॉक्यूमेंट, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कंबाइन टू मेक अ कलेक्शन, एंड मल्टीपल कलेक्शंस कंबाइन टू मेक अ डेटाबेस। जैसे यहाँ मल्टीपल टेबल्स कंबाइन टू मेक अ डेटाबेस, वैसे ही NoSQL या MongoDB में मल्टीपल कलेक्शंस कंबाइन टू मेक अ डेटाबेस। तो अब इसे उल्टा पढ़ें, डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शंस, कलेक्शंस कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। नहीं, ऑब्जेक्ट ही को डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना MongoDB में। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी स्टोर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन MongoDB। क्लियर होगी ये बात? अब ज़रा वापस आएँ और MongoDB को इंस्टॉल करना है हमें, ताकि हम एक्चुअली देख सकें कि ये इन्फॉर्मेशन उसमें फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट होती है। सो टू वर्क विद MongoDB, यानी हमने पहला ये डिसाइड कर लिया कि हमने डेटाबेस कौन सा इस्तेमाल करना है, SQL या NoSQL। तो उसमें आंसर क्या है हमारा? NoSQL। आपसे अगर पूछे क्यों, तो आप पूछेंगे इट्स ईजी टू यूज़ एंड फॉर एनी डेवलपर हु हैव ऑलरेडी यूज्ड जावास्क्रिप्ट, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट के साथ काम किया होता है, तो इट जस्ट लुक्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो आप इमीडिएटली इसे फॉलो कर सकते हैं बगैर कोई एक्स्ट्रा चीज़ सीखे। अगर आप SQL डेटाबेस को चूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अप्रोच, बट उसके लिए आपकी थोड़ी सी लर्निंग कर्व ज़्यादा होगी। वंस यू गेट टू दिस, इसके बाद वो समझना ज़्यादा आसान इसलिए होगा कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है दोनों में, यानी ऑपरेशंस कॉमन है। स्पेशली जो बीच में आप ORM या ODM यूज़ करेंगे, वो क्या होता है आगे चल के दिखाऊंगा, बट ट्रस्ट मी, स्टार्ट इससे करें एंड देन यू कैन एक्चुअली चूज़ द अदर वन टू। अब MongoDB को इंस्टॉल करना पड़ता है। MongoDB एक डेटाबेस एप्लीकेशन है, उसको पहले क्या करना है, सबसे आप अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो लोकल सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपने सबसे पहले यहाँ जाना है और गूगल पे लिखना है MongoDB, सिंपल। ये जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इसे ओपन करना है, और इस वेबसाइट ये कुछ इस तरह से दिखेगी। आप इस वेबसाइट के टॉप पे जाएं और प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कम्युनिटी एडिशन में, लाजमन सिर्फ कम्युनिटी एडिशन पे ही क्लिक करना है। वंस यू क्लिक दैट, यहाँ पे आप एक नए पेज पे लैंड करेंगे जहाँ पे आपको नज़र आएगा डाउनलोड द कम्युनिटी। आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये इस पेज पे आएगा। ये ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। मेरा यानी इसने डिटेक्ट किया कि विंडोज़ 64 है, वर्जन करंट जो कि MongoDB का करंट वर्जन है वो ये है, और ये बता रहा है कि आप MSI पैकेज, MSI या exe या zip, ये दो ऑप्शन दे रहा है। MSI इंस्टॉलेबल फाइल होती है, यानी डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल की तरह। जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट 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 करके डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट रहने दें MSI, और यहाँ से क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। वंस यू डाउनलोड इट, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है और इंस्टॉल्ड भी है, तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, बट आई बिलीव इट्स अ वेरी सिंपल काम, ये आप कर लेंगे। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको exe फाइल मिलेगी। मे बी यहाँ कहीं मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड exe फाइल पड़ी हो समवेयर इन द डाउनलोड्स, सो दैट आई कैन शो यू। MongoDB, ये लास्ट वीक यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, बट इट शुड बी एक्चुअली
stored somewhere on your system to download. ये इस तरह की एग्जीक्यूटेबल फाइल देगी, MongoDB, Windows x86 64 वगैरह वगैरह। आप सिंपली इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक इंस्टॉलेशन विज़ार्ड चलाएगा और उस इंस्टॉलेशन विज़ार्ड में आपसे स्टेप्स पूछेगा। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट 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 जैसे मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ चेंज भी कुछ नहीं करना, सिंपल। अब मेरे से ये चेंज इसलिए बता रहा है, आपके केस में सिर्फ नेक्स्ट का बटन इनेबल होगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो पूछ रहा है क्या करना है, रिपेयर करना है, चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो मैं नहीं कर रहा। बट आप इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। वंस MongoDB इज़ इंस्टॉल्ड, आपने क्या करना है, इसकी MongoDB ना कमांड लाइन टूल है। कमांड लाइन टूल का मतलब है कि इसमें आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, कोई कलेक्शन क्रिएट करनी है या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो सब कुछ एक काली स्क्रीन पे कमांड से होगा। तो हम तो अभी इतने टेक्निकल नहीं है कि हमें सारी कमांड्स ज़ुबानी याद हो सकें या पॉसिबल हो सकें। तो इसलिए MongoDB जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो MongoDB के साथ एक अलग से टूल इंस्टॉल हो जाता है, खुद ब खुद साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपस। तो ये MongoDB कंपस क्या है, ये GUI टूल है जो ग्राफिकली हमें अलाउ करेगा कि हम डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कलेक्शन भी बना सकते हैं। तो हमें कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर, अब जब मैंने MongoDB डाउनलोड कर लिया तो मैं यहाँ पे जाके स्टार्ट मेन्यू में सर्च करूँगा Mongo, तो ये मुझे क्या देगा, MongoDB कंपस। ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ MongoDB इंस्टॉल किया, ये कंपस उसके साथ खुद ब खुद आता है। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम तो MongoDB चलेगा। जैसे हमारा सर्वर नेटवर्क एप्लीकेशन है ना, किसी पोर्ट पे चल रहा है, तो MongoDB भी नेटवर्क एप्लीकेशन है, ये किसी न किसी पोर्ट पे चलेगा। तो सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से सामने एक इंटरफेस दिखेगा, यानी एक लोकल होस्ट 27017, यानी जैसे हमारी दो एप्लीकेशन चल रही है, एक लोकल होस्ट 7000 में चल रही है, फ्रंट एंड लोकल होस्ट किसी और पोर्ट पे चल रही है। तो पोर्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। तो जब भी आप MongoDB के चलाएंगे ये भी किसी पोर्ट पे चलेगा, और डिफ़ॉल्ट पोर्ट कौन सी होती है, 27017। आप सिंपली इसे चलाने के लिए यहाँ पे जाके कनेक्ट पे क्लिक करें और आपके सामने जितने भी डेटाबेसेस पहले से बने पड़े हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपके पास, चूँकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस आएंगे, नहीं एडमिन आएगा, कन्फिग आएगा और लोकल आएगा, ये तीन। ये दो मेरे कस्टम हैं तो ये मेरे अलग से आ रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डेटाबेस बनाना है। तो आप यहाँ कनेक्शंस में जाके राइट साइड पे टॉप पे जाएं और ये आपको बेसिकली दिखा रहा है कि किस URL पे ये रन हो रहा है। ऑटोमेटिकली आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। मुझे ढूंढने दें कि हम डेटाबेस बनाएंगे तो कहाँ से कहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो लोकल होस्ट 27 लिखा हुआ है, इसके सामने जो प्लस है ना, आप इस पर क्लिक करें, यस। तो इस पर क्लिक करने पे ये क्या कह रहा है, क्रिएट अ डेटाबेस। हम डेटाबेस क्यों क्रिएट करने लगे, ताकि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकें, ठीक है। तो डेटाबेस का कोई नाम होता है, ज़ाहिर है हर डेटाबेस का कोई यूनिक नेम होता है। तो मैं इस डेटाबेस को बोल रहा हूँ जी ECOMMERCE, और चूँकि ई-कॉमर्स नाम का पहले भी बना हुआ है तो मैं इसे बैच 16 बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरा टेबल का नाम क्या हो, मेरे डेटाबेस का नाम क्या हो जाएगा, ई-कॉमर्स बैच 16। तो मैंने कहा कि आपके डेटाबेस में क्या होता है, कलेक्शंस। कलेक्शंस के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़। तो वो कह रहे हैं यार कि आप डेटाबेस बना रहे हो तो डेटाबेस में कम से कम एक कलेक्शन लाजमी होनी चाहिए। देखिए मुझे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन नहीं दे रहा, क्यों, कह रहे हैं यार अगर आप डेटाबेस बना रहे हो तो कम से कम एक कलेक्शन तो अंदर होनी चाहिए ना। अगर एक भी कलेक्शन नहीं है तो फिर डेटाबेस क्यों बना रहे हो, बनाओ ही ना। तो मैं यहाँ पहली कलेक्शन का नाम दूंगा। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैं ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को यहाँ स्टोर करूँगा। ज़ाहिर है ई-कॉमर्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, यूज़र्स की स्टोर करनी है। तो मैं लेट सपोज यूज़र्स की करता हूँ पहले, ताकि पहले वो साइन अप और लॉगिन वाला काम कर सकें हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ये जो पहली कलेक्शन होगी ना, उसे मैं क्या नाम देता हूँ, यूज़र्स। और सिंपली अभी बटन इनेबल हो गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डेटाबेस बन गया। और आप टॉप पे देखें तो ये क्या बता रहा है, लोकल होस्ट 27017, ये वो पोर्ट है जहाँ डेटाबेस चल रहा है। उसके अंदर ई-कॉमर्स B16 के नाम से डेटाबेस है और इसके अंदर यूज़र्स के नाम से कलेक्शन है। आप इसके वापस पीछे जाएं तो यहाँ पे जितनी भी कलेक्शंस होंगी आपको यहाँ दिखा रहा है। वापस इधर जाएं तो जितने भी डेटाबेसेस हैं वहाँ यहाँ दिखा रहा है। तो सबसे पहली लिस्ट कौन सी है, लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। तो मेरा डेटाबेस ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर लिस्ट ऑफ कलेक्शंस। मेरे पास कितनी कलेक्शंस हैं, यूज़र्स की। आप चाहें तो यहाँ से दूसरी कलेक्शंस बना लें, किसकी, प्रोडक्ट्स की। क्रिएट कलेक्शन, अब कितनी हो गई हैं, 2। आप चाहें तो तीसरी कलेक्शन भी बना लें,
ऑर्डर्स की अब कितनी हो गई हैं? 3। यस, अभी तक लोकली होगा। जब हम ये सारा काम पूरी ये ऐप बना लेंगे फिर हम डेटाबेस को भी लाइव डिप्लॉय कर देंगे और अपनी एप्लीकेशंस को भी लाइव डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए लोकल में ही होगा। तो तीन कलेक्शंस बन गई हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से पहली कलेक्शन यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ यूज़र्स के अंदर कोई डेटा डालूँ। तो डेटा किस फॉर्म में होता है कलेक्शन के अंदर? डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है ना। ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट बोलते हैं मोंगोडीबी। तो कलेक्शन के अंदर जो डेटाबेस होगा वो किस फॉर्म में होगा? डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। तो अगर आप यहाँ पे जाएं ऐड डेटा, तो ये नीचे क्या बता रहा है? आप चाहें तो पूरी की पूरी CSV फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा कहीं पहले से बना पड़ा है। बट व्हाट आई वांट टू डू इज़ मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट, जब मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। कैन यू सी? ये ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट की शक्ल का दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो यहाँ पे आप जाके अपनी मज़ीद प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। नेम ऐड करना है, कॉन्टैक्ट ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है, क्वालिफिकेशन ऐड करना है, वो करते हैं। सॉरी, ये डेटाबेस अल्टीमेटली API के साथ ही लिंक करेंगे ना, यानी हम फ्रंट एंड से बैक एंड की API बनाएंगे, वो API डाटा यहाँ से आके रीड करेगी। ठीक है, तो अब ये जो है आपको शक्ल नज़र आ रही है कि अच्छा, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, हर डॉक्यूमेंट में एक ID यूनिक ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। गॉट इट? यानी ID आइडेंटिफिकेशन होती है कि हर रिकॉर्ड को यूनिक, जैसे हर बंदे का रिकॉर्ड अगर आप डेटाबेस में सेव करते हैं तो हर बंदे की कोई ना कोई यूनिक फील्ड तो होती है ना। जैसे आपका CNIC आपकी यूनिक फील्ड है, स्कूल में जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी यूनिक फील्ड होती है। ये डेटाबेस की कन्वेंशन है कि हर डॉक्यूमेंट में एक ID की फील्ड क्या होगी? मस्ट। अच्छा, मैं फील्ड किसको बोल रहा हूँ? वो जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना डॉक्यूमेंट के अंदर, उनको मैं फील्ड्स भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? यानी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, किधर गया वो वर्ड? क्लोज ही कर दिया मैंने। वो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया था और डॉक्यूमेंट के अंदर की वैल्यू पेयर में थी, उनको क्या बोलते हैं? फील्ड भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो अक्सर फील्ड और प्रॉपर्टी इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ पे जाके ID की फील्ड ऑटोमेटिकली आएगी। और आप चाहें ना तो ये दो व्यूज़ हैं, यानी डॉक्यूमेंट को देखने के दो तरीके हैं, एक ये वाला तरीका है और एक ये वाला तरीका है। तो जो तरीका आपको आसान लगता है, मुझे ये वाला आसान लगता है तो मैं इसी में करूँगा। देखिए, एक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। मैं इसके लेफ्ट साइड पे जो छोटा सा बटन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है ऐड फील्ड आफ्टर ID। वो कह रहा है एक नई फील्ड ऐड कर सकते हो आप ID के बाद। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ID फील्ड किस तरह से होती है? फील्ड का नाम मैं कहता हूँ जी मैं नेम स्टोर करना चाहता हूँ, और राइट साइड पे नेम दे दें, मिसाल के तौर पे यासिर। और यहाँ पे बता दें कि ये जो वैल्यू डालनी है ये किस टाइप की होगी? स्ट्रिंग टाइप की होगी, अरे होगी, बाइनरी होगी, बुलियन होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी। स्ट्रिंग होगी तो मैंने स्ट्रिंग दे दिया। गॉट इट? अब फिर प्लस का बटन है, वो कह रहा है जी नई फील्ड ऐड करें, ऐड फील्ड आफ्टर नेम। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी मिसाल के तौर पे एज, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक 35। वो कह रहा है जी एज की टाइप क्या है? मैं कहता हूँ नंबर है, तो नंबर के लिए क्या रखूँगा? इंट 32, साथ डेटा टाइप मेंशन करूँ। फिर कह रहे जी कि ऐड फील्ड आफ्टर दी एज, तो मैंने कहा जी यहाँ पे रख दो क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे रख दो मिसाल के तौर पे MCS। ये भी स्ट्रिंग है। जितनी फील्ड्स चाहें आप ऐड करते जाएं, जितनी आपको चाहिए। और जब ऐड करके सारी फ्री हो लें तो यहाँ पे कर दें इंसर्ट। ये आ गया आपका एक डॉक्यूमेंट। अगर आप व्यू चेंज करना चाहें तो ऐसे देखना चाहिए। ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा? इट्स जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में देखना चाहें तो वो भी देख दें। तो हम इसे ज़्यादातर इस व्यू में देखेंगे, इस फॉर्म में देखेंगे। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हो गया, एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन परमानेंट स्टोर हो गई है। आप चाहें तो जितने मर्जी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या करें? स्टोर करें। और इसकी एग्जांपल यूँ लें कि एक फॉर्म आपने दिया हुआ साइनअप का, और आपकी वेबसाइट लाइव है। जो बंदा भी आता है आपकी वेबसाइट पे साइनअप करता है, उस साइनअप का रिकॉर्ड यहाँ आके क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। क्लियर? नहीं, मोंगो इंस्टॉल क्यों? जब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो ये सारा सेटअप पहले करके रखेंगे ना। इंस्टॉल तो ज़ाहिर है आपने वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो ये जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी है ना, और डिप्लॉयमेंट भी कराऊंगा आज। वैसे वो यूट्यूब पे भी किसी ने कमेंट किया है, पता नहीं इंडिया से कहाँ से, कि डिप्लॉयमेंट भी सिखाया करें। मैंने कहा जी पहले काम दे पूरा होलैंड दो, फिर डिप्लॉयमेंट भी सिखा लेंगे। ठीक है, खैर अब एक मज़े की बात बताऊँ, हम डेटाबेस को ऐसे नहीं बनाएंगे। फिर आप कहेंगे इतनी देर दिमाग क्यों ख़राब किया हमारा।
ये सारा का सारा काम हम कोड के थ्रू करेंगे। यानी हम यहाँ पे MongoDB पढ़ने का पर्पज़ ये था कि यहाँ से हम कोड लिखेंगे और वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस भी क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली कलेक्शन भी क्रिएट होगी और ऑटोमेटिकली फील्ड्स भी क्रिएट होंगी और उनके अंदर डेटा भी हम फिर फ्रंट एंड से क्रिएट करवा सकते हैं। सो डेटाबेस का इंट्रोडक्शन इस सेशन में है। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ और मैं नई स्टार्ट करूँगा। ब्रेक इसलिए लगा रहा हूँ कि एक लंबी वीडियो देखना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक ये था कि क्लाइंट और सर्वर पे डाटा सेंड करने और रिसीव करने के क्या तरीके हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि हम चूँकि MongoDB को रिकॉर्ड परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इज़ MongoDB, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल MongoDB एंड what are the different terminologies that we will use in MongoDB, collections, documents और fields। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और अब तीसरा और आज का आखिरी फेज़ क्या है कि हम कोड के ज़रिए कैसे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे सर्वर को लिंक करेंगे डेटाबेस के साथ, ताकि हमारा सर्वर और डेटाबेस कम्युनिकेशन कर सके, डाटा स्टोर भी कर सके और डाटा फेच भी कर सके। अगेन वंस अगेन बहुत सिंपल है। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछ ले।